Hello students, I am Dr. Wasimuddin, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स स्ट्रीम इन दुर्गा कॉलेज। मैं आज बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट लेकर आया हूं। इसमें इनकम टैक्स में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कि इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आयकर आय पर लगने वाला कर है। जिस व्यक्ति ने जो जितनी इनकम कमाया उस पर उसे टैक्स देना होगा। एक इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में आपको जानकारी दें। सन 1857 की में आज़ादी के लिए क्रांति हुई थी। देश में अलग अलग जगह एक काफ़ी आज़ाद किया गया था और ब्रिटिश शासन से लोगों ने लड़ाई किया था। तो उसमें इन्हें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें काफ़ी अधिक नुकसान हुआ था। उस आंदोलन में बहुत अधिक नुकसान होने की वजह से उस समय की गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब इस नुकसान की भरपाई लोगों से की जाएगी और लोगों से किस प्रकार से उसकी भरपाई करें, तो इसके लिए उनकी आय पर उनसे टैक्स लिया जाएगा, उनसे टैक्स कर की वसूली की जाएगी ये जाएगा। और उस कॉन्सेप्ट के ने धीरे धीरे एक अपना एक नियम बना लिया, एक अपने एक्ट को में के स्वरूप में आ गया। तो इसलिए सन 1860 में सबसे पहले सर्वप्रथम आयकर अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। अगर एक्ट आता है या उस पे समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस आयकर अधिनियम पर अलग समय में बहुत सारे बदलाव किए हैं। ये बदलाव सन 1863, 1867, 1871, 1873, 1878 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए। इन अमेंडमेंट जब अमेंडमेंट बहुत अधिक हो जाता है तो एक नया ही एक लॉ एक एक्ट लेकर के आया जाता है। इसलिए बहुत अधिक अमेंडमेंट होने की वजह से सन 1886 में एक नया अधिनियम पारित किया गया। ये 1886 में इनकम टैक्स एक्ट को एक स्थायी स्वरूप दे दिया गया। 1918 में भी 18 तक के ये एक्ट चलता रहा और 1918 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया कि आयकर की दरों को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज़ किया गया। 1922 में अमेंडमेंट के थ्रू एक नया अमेंडमेंट किया गया कि जो है आयकर पिछले वर्ष गत वर्ष में कमाई गई आय पर चालू वर्ष में आयकर वसूल किया जाएगा। मतलब इससे दूसरे शब्दों में आपको मैं बताऊं कि अभी जो ईयर चल रहा है, अगर अप्रैल से मार्च बोलेंगे तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का ये जो ईयर चल रहा है इसे हम बोलते हैं करंट ईयर या असेसमेंट ईयर, है ना। साल अगर कोई टैक्स देगा तो कौन सी इनकम पर टैक्स देगा, जो उसने पिछले साल आय मतलब कमाया है। पिछले साल का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। एक साल में पिछले वर्ष जो व्यक्ति ने इनकम कमाई है उस पर टैक्स देगा 2023-24 में। ये कॉन्सेप्ट आया कब, एक कैसे लाया गया, 1922 में लाया गया कि गत वर्ष की कमाई गई आय पर चालू वर्ष में टैक्स दिया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट हुआ। 1939 के एक नया एक मेजर अमेंडमेंट किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कि अलग अलग स्लैब बनाया गया कि किस व्यक्ति को या कितनी आय वाले व्यक्ति को कितना टैक्स देना है। इसके लिए एक नया जो स्लैब का निर्धारण किया गया वो 1939 के अमेंडमेंट में किया गया। फिर इसके बाद आप लोगों को मालूम है 1947 में तो भारत को आज़ादी मिल गई। 1947 के बाद में अब आज़ादी के बाद में आयकर अधिनियम में महत्वपूर्ण सुधार की ज़रूरत थी, बहुत संशोधन की ज़रूरत थी। इसलिए ये संशोधन के पश्चात जो अलग अलग आए उस पर बहस चली, चर्चा हुआ संसद में, पार्लियामेंट में, और फाइनली 1961 में आयकर अधिनियम पारित किया गया। अभी जो वर्तमान में आयकर जो चल रहा है वो कौन सा आयकर अधिनियम चल रहा है, 1961। 1 अप्रैल 1962 से यह अधिनियम लागू कर दिया गया, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आयकर जो है आयकर अधिनियम जम्मू कश्मीर और सिक्किम सहित पूरे देश में लागू किया जाता है।
इसका मतलब है व्यक्ति कहीं भी रहे भारत में, अगर उसने आय अधिक कमाई है, कर मुक्त सीमा से आय कमाई है, तो उसे टैक्स देना होगा। आयकर अधिनियम में कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये केंद्र सरकार के द्वारा गवर्निंग किया जाता है। केंद्र सरकार इसे गवर्निंग करता है। जो बोर्ड है जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये एक बोर्ड बनाया गया है केंद्र सरकार के अंतर्गत आयकर अधिनियम का, और ये बोर्ड जो है पूरे संपूर्ण देश में आयकर की गवर्निंग का काम करता है। क्योंकि ये एक सेंट्रल टैक्स है, तो इसलिए इस टैक्स की वसूली भी केंद्र सरकार ही करता है। हाँ, कई बार कुछ अगर राज्यों में और केंद्र में इसके बंटवारे के संबंध में कोई आपस में कुछ समझौते हुए हैं, तो आयकर की कुछ राशि राज्य को भी दी जा सकती है, लेकिन संपूर्ण ज़्यादातर अधिकतर जो आयकर की राशि का जो भाग है वो केंद्र सरकार अपने पास रखता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो अलग अलग बनाए गए हैं, इस स्लैब में एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक भारतीय नागरिक के लिए 2,50,000 रुपये तक की आय जो है कर मुक्त है। 2,50,000 रुपये से अधिक की आय पर उसे टैक्स देना होता है। एक सीनियर सिटीज़न है, एक सीनियर सिटीज़न की जिसकी आयु 60 वर्ष है लेकिन 80 साल से अधिक नहीं है, उसके लिए 3 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होती है। 3 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम उसे टैक्स देना होगा। एक व्यक्ति की आयु जो है 80 वर्ष या 80 वर्ष से ज़्यादा है, उसे सुपर सीनियर सिटीज़न कहा जाता है, और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख रुपए तक की जो आय है वो कर मुक्त रहती है, और 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर उसे टैक्स देना होता है। कितना टैक्स दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, इसके लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। इन दरों को प्रगतिशील दरें कहा जाता है। प्रगतिशील का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा आप आय कमाएंगे उतना अधिक आपको टैक्स देना होगा। तो इस हिसाब से ये जो दरें हैं ये साल दर साल चेंज होते रहती हैं, अलग अलग दर लगाई जाती हैं, इसलिए आयकर की दरों को प्रगतिशील दरें भी कहा जाता है। कंपनियों फर्मों के केस में 30% की दर से टैक्स दिया जाता है। इसमें आयकर जो है व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की कुल आय, एक व्यक्ति आयकर के अधिनियम के अंतर्गत 5 अलग अलग प्रकार से इनकम अर्न कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो वो वेतन से आय कमाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मकानों को किराए पर, दुकानों को किराए पर देने से जो आय होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। थर्ड होता है बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यक्ति जो व्यापार करे या प्रोफेशन करे, इससे जो भी उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंतर्गत आता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब होता है एसेट्स वगैरह को बेचने से जो प्रॉफिट होता है। एसेट्स में शेयर्स, सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूड होते हैं, तो ये जो प्रॉफिट होता है वो उस पर भी ये सारे जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत आते हैं। इन चारों हेड के अलावा, कहने का मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन के अलावा व्यक्ति को अगर कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो या डिविडेंड इनकम हो या कोई भी अदर इनकम हो, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्सेज में, अन्य साधनों से आय में आती है। ये पांचों हेड की इनकम को जोड़ने के बाद में व्यक्ति की जो कुल इनकम आती है, आयकर जो होता है कुल पांचों हेड की इनकम में जो टैक्स लगाया जाता है, उस आयकर पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी चार्ज किया जाता है। ये सभी प्रकार के जितने भी करदाता होते हैं उन्हें अपनी आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर देना अनिवार्य है, जो कि अभी जिसकी दर 4% है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आयकर की सारी राशि और केंद्र सरकार के द्वारा ही राशि रखी जाती है। राज्यों के साथ में अगर कुछ समझौता होता है तो राज्यों को भी आयकर की कुछ राशि दी जाती है। ये स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की जो संपूर्ण राशि है ये केंद्र सरकार ही रखती है। इसी के साथ साथ कंपनियों से जो कर मिलता है इसकी भी संपूर्ण राशि केंद्र सरकार के द्वारा रखी जाती है। इसमें अगर एक सीमा से अधिक किसी ने आय कमाया है तो उसे उस सीमा से अधिक आय पर
अधिभार भी देना होता है। यह अधिभार की राशि जो है किससे चार्ज की जाती है और सीमा जो है अलग अलग प्रकार के करदाताओं के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। आयकर अधिनियम में आय की परिभाषा। आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आयकर अधिनियम में यह बताया गया है कि आय के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। जैसे इसके पहले ही मैंने बताया था कि कुल 5 अलग अलग प्रकार से व्यक्ति आय कमाता है। वो पांचों हेड की जो इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इन सारे जो हेड की इनकम है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो ब्याज मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, और कोई लॉटरी से पैसे जीत रहा है, या फिर कोई किसी को डोनेशन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये सारे जो इनकम के हेड्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो इनकम के एग्जांपल हैं, मैंने जो आपको हेड में से कहीं ना कहीं किसी न किसी हेड के अंदर आएंगे, और इन सभी को मिला लिया जाए तो वो एक व्यक्ति की जो सारी जो हेड से इनकम मिल करके आती है, जो इसका टोटल होता है, वही आय उस व्यक्ति के लिए आय कहलाएगी। इसलिए आयकर अधिनियम में आय की परिभाषा नहीं दिया गया है, या बताया गया है कि आय में क्या क्या शामिल होता है। सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। एक व्यक्ति जो 5 अलग अलग हेड से इनकम कमाता है, अगर उन पांचों हेड की इनकम को, जिसके पहले पांचों हेड बताया गया है, पांचों हेड की इनकम को जोड़ दिया जाए तो उस इनकम का जो टोटल आता है उसे ही सकल कुल आय कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। एक दूसरे शब्दों में भी बोलते हैं कि सेक्शन एक 80C से लेकर 80U तक का एक डिडक्शन चैप्टर है। ये जो डिडक्शन है टोटल इनकम आ जाने के में, ये जो है व्यक्ति की सारी हेड की जो इनकम प्लस हो जाने के बाद है। तो इसलिए सकल कुल आय की परिभाषा ऐसा भी बताया जाता है कि 80C से 80U की कटौतियां घटाने के पहले एक व्यक्ति की जो कुल आय है, वह आय भी जो है सकल कुल आय कहलाती है। कुल आय, टोटल इनकम। सकल कुल आय में से सेक्शन 80C से लेकर के सेक्शन 80U के डिडक्शंस दिए गए हैं। उन सारे डिडक्शंस में अगर व्यक्ति के लिए वो डिडक्शन अप्लाई होते हैं तो सकल कुल आय में से वो डिडक्शंस माइनस किए जाते हैं। उसके पश्चात जो इनकम शेष बचती है वह व्यक्ति की कुल आय कहलाती है, टोटल इनकम कहलाती है। व्यक्ति पर की आय पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वह कुल आय पर ही टैक्स चार्ज किया जाता है। इसके बाद एक होती है आकस्मिक आय। आकस्मिक आय, ये मतलब आय शब्द की जो डेफिनेशन है या आय शब्द को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसी में एक शब्द ये भी है आकस्मिक आय। अन्य साधनों से आय का एक के हेड में अंतर्गत आकस्मिक आय भी आता है। आकस्मिक आप लोग शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसी आय जिसका किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, अचानक उसे अगर वो कोई आय मिल जाती है व्यक्ति को तो वह आकस्मिक आय कहलाती है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत ज़रूरी है यह पहचानना कि आय आकस्मिक है या नहीं है। आकस्मिक आय तभी होगा जब व्यक्ति को ये पता रहे, व्यक्ति को ये पता नहीं रहे कि मतलब उसे कोई आय मिलने वाली है, और अचानक उसे कोई अगर आय मिलती है तो वह आकस्मिक आय कहलाती है। जैसे कि मान लो अगर किसी व्यक्ति की अचानक से लॉटरी लग गई तो उसके लिए आकस्मिक आय है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ खोया हुआ सामान मिल गया हो, खोया हुआ सामान उसने जिस व्यक्ति का खोया उसे वापस किया और उस व्यक्ति ने उसे खुश होकर के कुछ अचानक से कुछ राशि इनाम के तौर पर दे दी, तो वो उसके लिए क्या हो गया, आकस्मिक आय होगी। वो सारी आय जो अचानक व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो आकस्मिक आय के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर कुछ एक दो मैं एग्जांपल्स दूंगा जो आकस्मिक आय नहीं है, लेकिन आप इसे जैसे किसी व्यक्ति का मान लो कुछ सामान खो गया और उस सामान को
ढूंढ लाने के लिए उसने जो भी सामान को ढूंढ करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, ऐसा उसने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देता है। अब व्यक्ति उस खोए हुए, मान लो किसी का बैग गुमा है, उस खोए हुए बैग को ढूंढ करके लाता है और ला करके देता है। जिस व्यक्ति ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया था वो बैग प्राप्त करने के पश्चात स्वाभाविक है वो उसे इनाम की राशि देगा। तो जिस व्यक्ति को इनाम की राशि दी जा रही है, क्या उस व्यक्ति के लिए वो इनाम की राशि आकस्मिक आय है या नहीं है? तो सीधी सी बात है, यह आकस्मिक आय नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को मालूम था कि बैग को ढूंढ कर ला करके देने वाले व्यक्ति को इनाम की राशि दी जाएगी। अगर कोई आय की मिलने की पहले से ही स्पष्ट है कि आय मिलेगी, तो उस आय को प्राप्त करना आकस्मिक आय नहीं कहलाता। जैसे कि मान लो एक होटल का वेटर है, होटल के वेटर को बख्शिश मिलती है, एक टैक्सी का ड्राइवर है जिसे टैक्सी ड्राइवर को कोई बख्शिश मिलती है। इन सभी को मालूम है कि उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि होटल के बैरे को लोगों से टिप मिलती है, टैक्सी ड्राइवर को लोगों से टिप मिलती है, बख्शिश मिलती है। ये उनके प्रोफेशन में होता है, उनके पेशे में होता है, इसलिए उनको मिलने वाली भले ही अचानक टिप मिल रही है, लेकिन ये उनके लिए आकस्मिक आय नहीं कहलाएगी। इसलिए कुल मिलाकर कुछ इस विशेष ही होता है, जैसे कि जुआ हो गया या इस प्रकार के कुछ स्पेकुलेशन काम हो गए जिसमें व्यक्ति को इनकम मिलती है, वही आकस्मिक आय के अंतर्गत आएगी। करदाता एसएससी आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है या जिस व्यक्ति पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वह व्यक्ति जो है करदाता या एसएससी कहलाता है। या ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स पेड करेगा तभी एसएससी कहलाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू कर दी गई है या उस पर उसकी आय की गणना की जा रही है या उस पर किसी और व्यक्ति का कर देने की उस पर जवाबदारी आ गई है, या इस प्रकार से कोई भी ऐसी स्थिति जहां आयकर अधिकारियों को लगता है कि इस व्यक्ति की आय का कैलकुलेशन करना चाहिए या इस व्यक्ति की आय आयकर के दायरे से ऊपर हो सकती है, तो वह व्यक्ति जो है करदाता कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। वो व्यक्ति तो एसएससी कहलाएगा ही जो इनकम टैक्स पेड करता है, लेकिन सभी प्रकार के व्यक्ति इनकम टैक्स पेड करते हैं या नहीं करते, लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई उन पर की जाती है या वो इनका अपनी आय पर टैक्स की गणना करते हैं, वो सभी व्यक्ति जो है करदाता कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत एक होता है माना हुआ डिम्ड एसएससी। माना हुआ करदाता का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर में आयकर का किसी स्थिति के परिस्थिति या घटना के घटने की वजह से आयकर का दायित्व उस व्यक्ति के ऊपर में आ गया है। जैसे मान लो पिता को इनकम टैक्स का पेड करना था, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु के पश्चात में अब पुत्र को अपने पिता की इनकम पर इनकम टैक्स देना होगा, तो अब वो जो पुत्र है वो माना हुआ करदाता कहलाएगा। इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत माना हुआ करदाता डिम्ड एसएससी। ऐसी कोई भी परिस्थिति जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का या टैक्स पेड करने के लिए जवाबदार हो जाता है, उत्तराधिकारी हो जाता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति माना हुआ करदाता डिम्ड एसएससी कहलाता है। इसी के साथ ही होता है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट जब किसी व्यक्ति के ऊपर में इनकम टैक्स पेड करने का दायित्व है और अगर वो मान लो वो इनकम टैक्स पेड नहीं कर पाता है, वो चूक कर देता है, गलती कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। अब उसके ऊपर में इनकम टैक्स पेड करने का दायित्व आ जाता है। मतलब ये जो मैंने सेंटेंस आपको बताया एक एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक कोई संस्था है, वो अपने एम्प्लॉई को जो भी सैलरी पेड करता है वो आफ्टर टैक्स पेड करता है ना। सैलरी एम्प्लॉय को जो पेड की है आफ्टर टैक्स पेड की जाती है। अब टैक्स पेड करने की जिम्मेदारी संस्था के ऑनर को है, लेकिन मान लो अगर गलती से ऑनर ने बिना टैक्स काटे ही अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर दी, तो अब वो इनकम टैक्स पेड करने की पूरी जवाबदारी किस पर आ गई? उस ऑनर पर आ गई। तो ये जो इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के ऊपर में टैक्स पेड करने की लायबिलिटी रहती है और वो टैक्स नहीं पेड करता, तो वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहलाता है।
जनरली हमारे देश में जितने भी इस प्रकार के वर्किंग कल्चर है जहाँ ऑनर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहाँ जहाँ पर इनकम टैक्स के दायरे में कर्मचारी आते हैं वो सैलरी पेड किया जाता है कर्मचारी को, तो वो आफ्टर टैक्स ही पेड किया जाता है। सारी कंपनी, सारी फर्में, सारी संस्थाएं जो हैं वो अपनी एम्प्लॉय को टैक्स पेड करने के बाद ही, इनकम टैक्स पेड करने के बाद ही सैलरी देते हैं। सारे जो ऑनर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, इन सभी का जो उत्तरदायित्व होता है कि अपने कर्मचारियों का आयकर की राशि काट करके, अलग करके केंद्र सरकार को भुगतान करें। इसके अलावा व्यक्ति, पर्सन, एक छोटा सा वर्ड है व्यक्ति, पर्सन। ये पर्सन क्या होता है? तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति या की परिभाषा में सभी को शामिल कर लिया गया है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों का संघ, है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, जैसे कि कोई वैधानिक सत्ता हो गई, नगर निगम या इस प्रकार के जो भी वैधानिक सत्ता हो गई, इन सभी को आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ बताया था। मतलब प्रीवियस ईयर जो होता है वो कहलाता है जिस साल इनकम कमाई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, जिस साल इनकम कमाई जाए वह प्रीवियस ईयर है, और जिस साल उस इनकम पर टैक्स पेड किया जाता है वो उसका असेसमेंट ईयर है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जितने भी ईयर चलते हैं वो अप्रैल से मार्च के अंतर्गत चलते हैं। अगर एक व्यक्ति ने जनवरी 2012 में कोई बिज़नेस शुरू किया, जनवरी, फरवरी, मार्च 2012 3 महीने तक उसने बिज़नेस करके जो आय कमाई, तो सन 2011-12 उसके लिए प्रीवियस 11 से 31 मार्च 2012 तक के एक ईयर कंप्लीट होता है। जनवरी में उसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने जो उसने कमाया वो उसका प्रीवियस ईयर हुआ। उस 3 महीने की इनकम पर अगर मान लो उसे इनकम टैक्स देना है तो वो इनकम टैक्स पेड करेगा सन 2012-13 में। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, तो वो 2012-13 उसके लिए हुआ कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर, और 11-12 हुआ उसके लिए प्रीवियस ईयर। इसलिए आप इससे बहुत अच्छे से समझ जाएं, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष। जिस साल आय कमाई जाती है वह गत वर्ष कहलाता है, जिस साल उस आय पर टैक्स पेड किया जाता है वह कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर कहलाया जाता है। कमाने वाला साल गत वर्ष, चुकाने वाला साल कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। अभी जो चल रहा है 2023-24 चल रहा है, मतलब 2024 में अगर कोई व्यक्ति टैक्स चुकाता है या उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है तो 2023-24 कौन सा ईयर हुआ? असेसमेंट ईयर हुआ। और 2023-24 में कौन सी इनकम का टैक्स देगा? 2022-23 का जो इनकम कमाया है उस टैक्स दिया जाएगा। तो 2022-23 क्या हुआ? गत वर्ष हुआ, प्रीवियस ईयर कहलाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन छोटे छोटे से मीनिंग अच्छे से समझ में आया है। जब बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पढ़ना शुरुआत करेंगे तो यही सारे जो स्टार्टिंग जो है परिभाषा से ही होगा, और इसके बाद में फिर आगे जा करके जो 5 हेड है मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, 5 प्रकार से इनकम कमाई जाती है, उसे ही डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होता है, कहाँ तक की सीमा कर मुक्त है और किस प्रकार से इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। एक काफ़ी अच्छा एक विस्तार से इनकम टैक्स की का एक बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स करते हैं। फ़िलहाल अभी डेफिनेशंस में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।